Children, can you see book on the screen? Yes, ma'am. Okay. So I had sent one PDF in which about the syllabus of term 1 and term 2 was given. क्या आप लोगों ने उसे देखा है? और शायद इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले Yes, भी ma'am. इन्फॉर्म किया था. लाइक इन फ्रॉम फर्स्ट बुक चैप्टर 1 to 5 will come in your term 1 examination, and from second book chapter 1 to 6, in which chapter 5 has been deleted. अगर आपने देखा हो तो एग्रीकल्चर चैप्टर उसमें नहीं है, एक बार आप भी देख के कंफर्म कर लेना, ठीक है? तो मैंने जो देखा उसमें चैप्टर 5 एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वाज डिलीटेड, तो वो नहीं आएगा. तो हमने ह्यूमन सेटलमेंट लास्ट चैप्टर जो 4 था वो कर लिया है, 1 to 4 आएगा, एंड देन 6 चैप्टर. तो ये जो है आपके टर्म 1 के का सिलेबस है. एंड टर्म 1 में यू विल गेट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन रीजनिंग एंड एजर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So MCQs and doing assertion and reasoning questions are very tough, क्योंकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें तो आप कुछ लिख सकते हो, बट MCQs में एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है कि अगर सही है तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर आपका गलत होकर आपको 0 नंबर मिल जाएंगे. सो यू हैव टू carefully read each and every line of all these chapters, like 5 chapters from this book and 5 chapters from the first book. So total 10 chapters are coming for your term 1 examination, which you have to prepare from right now only. फ्रॉम आपने पहले से भी किया हुआ कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन, लेकिन अभी जो है आप बहुत एक एक लाइन वाइज उसका पढ़ के आपको प्रिपेयर करना है. So today we are going to start chapter 6, that is water resources. This is the last chapter which we for term 1, which we have to complete. Now water resources, I think most of you already know about water resources, like how and why water is a very essential and important resource for a human being, without which human beings cannot sustain on the earth. And water is the one resource which makes earth a different planet from the other planets, because और किसी planet पे आपको water नहीं मिलेगा. वैसे तो अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरों पे नहीं मिलती हैं, तो उसमें से एक वाटर रिसोर्सेज भी है. सो यू नो दैट व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ रिसोर्स, बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ यूजेस फॉर अस. खाना पीना से लेके आपका इरिगेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स, बिकॉज इट फुलफिल्स आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. Now there are certain facts which you already know, that our earth is covered with 71% of water. That's why it is called a blue planet. You already know this, कि हमारा जो अर्थ है वो 71% वाटर से ढका हुआ है, जिसमें से कि आपका फ्रेश वाटर बहुत ही कम है. अगर एक आपने इसका बाइफर्केशन देखा हो, सो इफ वी कन्वर्ट 71% into 100% वाटर, then out of 100%, 96% of water is saline in nature. 96% is, it is in saline form. Saline form means it is present in the sea and oceans. तो समुद्र और ओशन में होने की वजह से इट इज सलाइन इन नेचर. एंड व्हाई ओशनिक वाटर्स और सी वाटर्स आर सलाइन इन नेचर? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ rivers who move from or who drain from the mountainous areas, and they bring huge amount of sediments with them and minerals also. तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आते हैं, खनिज लेके आते हैं, और वो सारे जो एक सॉल्युबल फॉर्म में, और वो से रिवर्स में, सॉरी सी और ओशंस में वो पानी ड्रेन हो जाता है, पानी मिक्स जाता है. इसीलिए जो हमारा ओशनिक वाटर होता है वो दैट इज सेलाइन इन नेचर, सॉल्टी होता है नेचर में. तो दैट इज नॉट यूजेबल फॉर ह्यूमन बींग्स. वी कैन नॉट यूज सलाइन एंड सॉल्टी वाटर फॉर आर डेली यूज. हम उसे खाना बनाने में या मशीन्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज नहीं कर सकते हैं. सो ये हमारे लिए किसी मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनयूजेबल है, बिकॉज इट हेल्प्स इन टू मेंटेन वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट वाटर साइकिल, क्या होता है पूरा, इवापोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन, एंड हाउ इट दिस साइकिल मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑन द अर्थ. जो भी पानी अर्थ से इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, लॉस्ट होता है, इट अगेन कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट रिचार्जेस द अंडरग्राउंड वाटर एंड आर other sources of fresh water, like rivers and lakes. So you know that 71% is covered with water, out of which 96, अगर हम इसे 100% में कन्वर्ट करें, so 96% in saline form, which makes it unfit for human consumption directly, but it has environmental importance.
then only 3% is in fresh water form, but that too approximately 2% of water is in the form of icebergs, glaciers, which are inaccessible for human beings. हम वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं, लाइक आपका ग्रीनलैंड है और आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन. सो फ्रेश वाटर में से भी मैक्सिमम जो हिस्सा है आपका inaccessible है, where human beings cannot easily reach, and because that is in the form of ice or जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं उस फॉर्म में. सो वेरी जस्ट 1 point something% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व. तो हमारे पास बहुत ही कम वाटर प्रेजेंट है. इनफैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. अब 100% में से ओनली 1% जो है हमारे पास अवेलेबल है. अब हमने उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. नाउ देयर इज नो, जो हमारा जो पूरा अर्थ है वहां पे वाटर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. There are certain areas which have very good reserve of water resources, they have very good sources of water, whereas there are certain areas which lacks different water resources. For example, अगर हम पूरे वर्ल्ड को छोड़ के if we talk about India only, then you can see that northern part of India, like northern part of India is highly rich in water resources, both groundwater and surface water. Like here you can see, ये जो अगर आप इंडिया का आप मैप देखेंगे, ये एरिया अगर आप देखेंगे तो दिस एरिया इज हाईली रिच इन water resource because of river Ganga and its number of tributaries. So because of river Ganga and its tributaries, this area is highly rich in water resource. Plus this area is full of alluvial soil. यहाँ पे पूरा जो है प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया सॉइल से बना होता है, तो इसलिए यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का भी अच्छा खासा रिजर्व है. So this part of India is highly rich in water resources, whereas आप ये जो you can see these great shaded areas, they are poor in water resource availability. एंड इस एरिया में मॉडरेट रेनफॉल भी होती है, जिससे यहाँ पे मतलब आपको जो है पेरिनियल रिवर्स हैं, देन गुड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, देन दे आल्सो रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल आल्सो. सो दीज आर वाटर रिच एरियाज ऑफ इंडिया, वेयर एज parts of Haryana, Rajasthan, Gujarat, like Run of Kutch area, then mountainous areas of India, then central part of India like this. ये जो आपका ये जो एरिया इंडिया का सेंट्रल पार्ट, ये भी आपका काफी ज्यादा पानी में यहाँ पे डिफिशियंसी है, वाटर स्केसिटी है यहाँ पर. तो इंडिया में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं विच आर हाईली रिच इन वाटर रिसोर्सेज, एंड देयर आर अदर एरियाज विच हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एंड सर्टेन एरियाज विच लैक्स वाटर रिसोर्सेज. तो मतलब आप देख सकते हो कहीं अच्छे रिसोर्सेज हैं, कहीं कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं. सिमिलरली ये वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल होता है. देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज विच लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, जहाँ भी पेरिनियल रिवर्स नहीं होती हैं, एंड देयर आर सर्टेन एरियाज विच हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर resources. Now, this differentiation and this variation leads to tension and disputes on sharing and control of the scarce resource. आप already जानते हो कि बहुत देशों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, and different states are also fighting for water resources. Like there is continuous struggle and fight between Kerala and Tamil Nadu and Karnataka for Kaveri water resource. Like जो कावेरी है उसका origin जो है कर्नाटका से होता है, वेस्टर्न घाट से, तो वो मैक्सिमम वाटर वो वहीं पे जो है कैच कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं. तो जब तक वो आपका केरल या तमिलनाडु में वो पहुंचता है, वहां पानी बहुत कम हो जाता है. ठीक है, केरल नहीं सॉरी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के स्पेशली, और केरल में, तीनों में ही फाइटिंग चलती है स्पेशली. तो इससे क्या होता है कि तमिलनाडु को पानी कम मिलता है, क्योंकि उसका अपर रीच जो है वो कर्नाटका एंड केरल में है, तो उनको पानी ज्यादा मिलता है, इसको कम मिलता है, तो आपस में इनकी लड़ाई चलती है. सिमिलरली जो आपका नर्मदा रिवर है उसको भी लेके महाराष्ट्र एंड गुजरात में प्रॉब्लम है. इसी तरह से आपकी कई अब अगर हम इसकी बात करें, इंडस रिवर की बात करें, तो उसको इंडिया और पाकिस्तान को लेके प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट काफी चला है इनके बीच में, क्योंकि बिकॉज रिवर इंडस इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, फ्रॉम अ ग्लेशियर इन तिब्बत, मानसरोवर ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन होता है. देन इट मूव्स फ्रॉम इंडिया एंड देन पाकिस्तान. Only 1/3 part of Indus River, it lies in India, but it is the upper part of the river. So जो पाकिस्तानीज हैं वो क्लेम करते हैं कि अगर इंडिया ने डैम बना लिया वहाँ पे, या फिर कभी उनके वहाँ पे पानी कम आता है, तो वो कहते हैं कि इंडिया ने पानी रोक लिया है. सो इसलिए कंटिन्यूस इसके ऊपर डिस्प्यूट होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेच है रिवर का वो आपका पाकिस्तान में है. तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि पाकिस्तान का जो है वो ज्यादा उनका दे हैव मोर राइट टू यूज द वाटर ऑफ रिवर इंडस, और इंडिया को कम अधिकार है.
तो मतलब ये वाटर डिस्प्यूट जो है वो चलते रहते हैं, ये सब लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपका रिसोर्स है। अच्छा, इससे पहले जो है आज से 200 और 300 ईयर्स या 500 ईयर्स बैक वाटर वाज नॉट कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स समझते थे, हमें लगता था कि बारिश होती है, अंडरग्राउंड वाटर है, देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स, सो हाउ वाटर कैन बिकम अ non renewable resource. It is a renewable resource, but after the pollution, जब से pollution हुआ है, जब से industrial revolution हुआ है, जब से population increase हो रही है, water और water pollution बहुत different sources से हो रहा है, then now water has moved from a renewable resource to the category of non renewable resource. अब हमें जाके टेंशन होती है कि जो वाटर है वो आपका अब नॉन रिन्यूएबल बन गया, क्योंकि अगर हमने इसी तरह से वाटर को एक्सप्लॉइट किया, इसका जो है मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इनएफिशिएंट और वेस्टेज किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, देन वाटर विल जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बिकॉज वाटर के साथ टू वे प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर ऑलरेडी उसकी स्केर्सिटी है। देन सेकेंड रीजन इज जो वाटर अवेलेबल है दैट ऑल्सो नाउ हैज बीन पॉल्यूटेड। तो पॉल्यूशन जो है इसने और प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो पानी थोड़ा बहुत मौजूद था भी फ्रेश वाटर, उसको भी जो है हम लोग बहुत तेजी से गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर रिसोर्स जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया। जो आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ना। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज। तो वी हैव पूरे विश्व का 4% हमारे पास है, एंड 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो of the total world land area we just have 2.45% of the land area। सोचो हमारे पास जमीन बहुत कम है पूरे वर्ल्ड का, अगर हम रेशियो देखें तो उसके कंपैरिजन में, एंड वी हैव 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। So we have very less area of the total world, but we have huge amount of population of the world total, and we have just 4% of the world's water resources. So we have huge amount of population, and the land area is come, and the water availability is also very less. तो हमें इतने ही लैंड पे, इतने ही वाटर पे हमें इतनी पॉपुलेशन को सर्वाइव कराना है। The total water available from precipitation in the country in a year is about 4,000 cubic meter. This is the amount of water which we receive from precipitation. The precipitation means rainfall, snowfall, different types of जब कंडेंसेशन से वाटर अर्थ पे आता है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, सॉलिड लिक्विड में, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। The availability from surface water and replenishable groundwater is 1869 cubic kilometer. हमारा जो सरफेस वाटर है वो तो अच्छा खासा है, 1869 cubic meter. Out of only 60% can be put to beneficial uses. बट इसमें से ओनली 60% जो है हम उसे बेनिफिशियल यूजेस में लगा सकते हैं। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, देखो सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर हमारे इंडिया में कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर, बट उसका 60% हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 40% जो है वो शायद इनएक्सेसिबल नहीं है। Thus, the total utilizable water resources in the country is only 1,122 cubic kilometer. तो हमारे पास जो एक्चुअल हम जितना यूज कर सकते हो कितना है, 1,122 cubic kilometer। तो हमारे पास पानी बहुत कम बचता है। Now surface water resources. So we have two sources of water. One is surface water and the other is underground water. सरफेस वाटर जो होता है आपका, आप जानते हो सरफेस वाटर जो हमारे पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है। तो झील में, तालाब में या नदियों में जो पानी बहता है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। टैंक क्या होता है, जब हम वॉल्स बना देते हैं और वॉल्स के अंदर जैसे हमने 4 वॉल्स बना दी और उसके बीच में जब पानी इकट्ठा होता है तो हम टैंक्स कहते हैं। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच। सो इंडिया में 10,000 से ज्यादा रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियां भी हैं, जो कि कुछ कुछ नदियां बहुत लंबी हैं, एंड देयर सर्टेन रिवर्स विच आर एज स्मॉल एज 1.6 किलोमीटर ओनली। The mean annual flow in all river basins in India is estimated to be 1869 cubic किलोमीटर। सो दीज आर द सम फैक्ट्स जो आप इसको देख सकते हो, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो आप इनको थोड़ा सा एक बार कुछ डेटा आप उनको देख लीजिएगा। चिल्ड्रन, कैन आई एम आई ऑडिबल टू यू?
Yes, ma'am. ओके, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से बहुत ही कम हमारे पास है, क्योंकि कुछ उसका 40% हिस्सा जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। तो ये देन कुछ चीजें दी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा, ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक इसकी रीडिंग लगा सकते हो। मैं जो है देन नेक्स्ट देखती हूँ क्या है आपका। हाँ, देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में कुछ रिवर्स जो है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू आल्सो हैव स्टडीड इन द टेक्स्ट बुक्स दैट सम ऑफ द रिवर्स इन द कंट्री लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरियाज। आप कैचमेंट एरिया जानते हो क्या होता है? कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर। सी, मान लो ये एक रिवर फ्लो हो रही है, सपोज दिस इज रिवर गंगा, ठीक है, ये रिवर गंगा फ्लो हो रही है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब जब बारिश होती है, ठीक है, ड्यूरिंग रेनफॉल, अब ये एक किसी भी रिवर का देखो एक ढलान होती है ना। रिवर जो है गंगा किस तरफ बहती है? फ्रॉम आपका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहती है। तो अगर हम वैसे मैंने गलत डायग्राम बना रखा है, इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होता है रिवर गंगा, ठीक है। तो जब भी बारिश होती है, ठीक है, मान लो इस एरिया में बारिश हो रही है, जहां भी रिवर गंगा, मान लो उत्तराखंड से जो इसका ओरिजिन हो रहा है और ये वेस्ट बंगाल में जहां तक जा रही है, जहां इसका फाइनली ये समुद्र में ड्रेन होती है, उससे पहले तक जिस जहां जब बारिश होती है तो बारिश का पानी, जिस एरिया का पानी इसके पास आके, मान लो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है और ढलान अगर इसी तरफ है, ठीक है, दोनों की ढलान इस तरफ है, तो जितने भी एरिया का पानी बहकर रिवर गंगा में आता है उतना एरिया इसका कैचमेंट एरिया माना जाएगा, ठीक है। मान लो पूरे एरिया में बारिश हो रही है, इधर भी बारिश हो रही है, इधर भी बारिश हो रही है, लेकिन सिर्फ इतना ही एरिया ऐसा है जिसका पानी बहकर, इसकी ढलान क्योंकि रिवर गंगा की तरफ है, इसकी जो स्लोप है वो रिवर गंगा की तरफ है, तो जितना भी एरिया का पानी बहकर रिवर गंगा में आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर गंगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो ऋषिकेश है, इसका पानी जो भी बहता होगा वो जाता कहाँ पे? रिवर गंगा में जाके ड्रेन होता है। अगर ढलान, जितने भी एरिया का ढलान रिवर गंगा की तरफ होगा तो वहां का पानी जाएगा रिवर गंगा में, तो उस पूरे एरिया को, जहां का बारिश का पानी उस रिवर में जाके मर्ज हो रहा है, उसको उस एरिया का, उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहा जाएगा। सिमिलरली मान लो रिवर आपका है नर्मदा, नर्मदा बह रही है, ठीक है, जहां भी बारिश उसके आसपास के एरिया में होती है और जितने एरिया का पानी बहकर उसके पास आके उसमें मर्ज आता है, तो उस उतने एरिया को हम क्या कहते हैं? उसका कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो गंगा का, ब्रह्मपुत्र और ये जो इंडस है, इन रिवर्स का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत, दे आर वेरी ह्यूज रिवर्स एंड दे हैव नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, प्लस हम इनकी ट्रिब्यूटरीज का कैचमेंट एरिया भी अगर प्लस कर दें तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। given that precipitation is relatively high in the catchment areas of the Ganga, Brahmaputra and the Barak rivers। तो वही मैंने आपको बताया कि कैचमेंट एरिया, जितनी बारिश, जो भी जितना भी पानी बारिश का आएगा इसमें, तो वो उसका कैचमेंट एरिया माना जाता है। और कुछ ऐसी रिवर्स होती है जिनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये एक बस एक इसकी रीडिंग कर लेना। तो हमारे बेसिकली गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इंडस भी हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ओनली 1/3 एरिया उसका हमारे इंडिया में जो है पाया जाता है, रेस्ट ऑफ इट मूव्स इन द, इट फ्लोज इन द पाकिस्तान एरिया। सो रिवर गंगा, यू नो दैट ब्रह्मपुत्र एंड बोथ दीज रिवर्स, दूसरी रिवर कौन सी है? इंडस। both these rivers are, they are longer than river Ganga. रिवर गंगा 2500 किलोमीटर्स है, whereas इंडस एंड ब्रह्मपुत्र दे आर 2900 किलोमीटर्स टोटल। बट इंडिया में इनका कम ही एरिया है, मतलब जो अब जैसे ब्रह्मपुत्र है तो वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तो उसका जो है कई किलोमीटर्स उसका तिब्बत में है। इंडिया में जब वो आती है तो उसका कम हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका इंडस है 2900 किलोमीटर लॉन्ग है, बट उसका मैक्सिमम एरिया पाकिस्तान में है। तो गंगा ही एक ऐसी नदी है जो कि जिसका पूरा का पूरा हिस्सा भारत में और बहुत ही कम जो है वो बांग्लादेश में जाता है। तो बेसिकली गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का क्या स्कोप है हमारे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में काफी ज्यादा मतलब रिच है। The total replenishable groundwater resources in the country are about 432 cubic kilometer. Table 6.1 shows that Ganga and the Brahmaputra basins have about 46% of the total replenishable groundwater resources. Replenishable का मतलब क्या होता है? Recharge होना।
कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि वो वहाँ पे इतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता, रिचार्ज नहीं हो पाता है। अगर पानी खत्म हो गया तो खत्म हो जाता है, वो वापस रिप्लेनिश नहीं होता है। लेकिन अगर आप यूपी में है, बिहार में है, गंगा प्लेन के एरिया में, तो आप जैसे फार्मर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्यूबवेल्स यूज करते हैं और हैंडपंप्स यूज करते हैं, लेकिन वहाँ का पानी खत्म नहीं होता, क्योंकि बारिश जैसे ही होती है वापस से अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है। तो इन रिप्लेनिश मतलब दोबारा से फिल हो जाना। So the level of groundwater utilization is relatively high in the river basins lying in the northwestern region and parts of South India. तो बेसिकली वो एरियाज जहाँ पे नदियां होती हैं उसके आसपास के एरियाज में अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिशेबल होता है, वहाँ पे पानी जो है जल्दी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जल्दी फिल हो जाता है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। So these are the agricultural states of India like पंजाब, हरियाणा। यहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो है काफी एक्सेस अमाउंट में ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया गया था। सो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु, these are the areas which maximally they utilize groundwater. However, these are the states like Chhattisgarh, Orissa, Kerala, etc., which utilize only a small proportion of their groundwater potentials. So यहाँ पे ये जो states हैं वो maximum ground water use करते हैं for irrigation purpose in their agriculture, like ट्यूबवेल्स यूज करना, हैंडपंप्स यूज करना, वेल्स यूज करना। बट जो आपकी छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड केरल, यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाता है। Then states like Gujarat, UP, Bihar, Tripura and Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. So ये जो states हैं like गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, ये ऐसे states हैं जो कि moderate amount में use करते हैं अपना underground water, क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं या तो यहाँ पे कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, तो ये लोग टोटली अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये है आपका अंडरग्राउंड वाटर का रिसोर्स। तो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स भी इंडिया में थोड़ा मतलब कि काफी ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें जो आपके एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट इज लेगून्स एंड बैक वाटर्स। अभी लेगून्स एंड बैक वाटर्स क्या होते हैं? आपने पहले पढ़ा सरफेस वाटर, जिसमें आपकी रिवर्स हैं, लेक्स हैं एंड पॉन्ड्स हैं। फिर आपने पढ़ा अंडरग्राउंड वाटर, जिसमें आपने देखा कि जो नदियों के आसपास के एरियाज होते हैं या फिर जहाँ जो आपके प्लेन एरियाज हैं, दे आर हाईली रिच इन अंडरग्राउंड रिप्लेनिशेबल वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि बारिश के पानी से वो वापस से वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। देन आपने देखा कि कौन से स्टेट्स हैं हु आर रिच इन अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। जैसे कि आपने देखा कि यूपी, बिहार में मॉडरेट अमाउंट में यूज होता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे कम होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। नाउ वी विल सी द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक लेगून्स एंड बैक वाटर्स। अब ये लेगून्स एंड बैक वाटर्स दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द कोस्टल एरियाज। जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, वहां से ये रिलेटेड है लेगून्स एंड बैक वाटर्स। अब देखो लेगून्स क्या होते हैं, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी इंडिया की एक कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब जो कोस्ट लाइन जो होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ये ऐसे करके जो हम इंडिया का मैप देखते हैं उससे जो ओरिजिनल हमारी फिजियोग्राफी दैट इज टोटली डिफरेंट। अगर आप सच में इसका 3D व्यू देखेंगे या फिर बहुत डिटेल में इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऐसे करके यूं करके गैप्स हैं, इस तरह से मतलब अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है। सिमिलरली ऐसे करके है। ये ओडिशा का मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप अपने मैप में देख भी सकते हो, ओडिशा में इस तरह का कर्व है, लेकिन ये स्मॉल कर्व्स नहीं होती, दे आर वेरी ह्यूज कर्व्स, ठीक है। अब समय के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे भी डिपोजिशन का प्रोसेस होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन समुद्र का। जैसे आपने 11th में सी वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, शायद वो टॉपिक ना हो आपके कोर्स में। तो सी वेव्स होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो यहाँ पे सैंड को डिपॉजिट करती रहती हैं, ठीक है। अब ये कर्व है, देखो ये पूरा, देखो ये कर्व है, ये लैंड एरिया हो गया, ये ओडिशा का मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा लैंड एरिया है। और ये जो है आपका समुद्र का पानी है, ये पूरा ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये इसमें भी पानी है, ये बस आपका लैंड का ही पार्ट है, लेकिन वो जो है कर्व फॉर्म में। तो यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, ये सब। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, जो समुद्र की लहरें होती है यहाँ पे धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल एंड सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लग जाती हैं। और डिपॉजिशन की वजह से क्या होता है, एक समय के बाद क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, घिर जाता है, ऐसे मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। और ये मेन ओशन या सी से सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेगून लेक। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेगून लेक्स कहते हैं। ये झीलें होती हैं। अगर कोई ओडिशा गया होगा तब आप देखोगे वहां पे चिलिका लेक है,
तो चिलिका लेक क्या है? इट इज ए वेरी वास्ट लेक, वेरी लार्ज लेक, एंड इट इज ए लेगून लेक बिकॉज वंस इट वाज पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ओनली, बट ड्यू टू इरोजन प्रोसेस एंड डिपोजिशन प्रोसेस जो इसका माउथ था वो क्लोज हो गया, एनक्लोज हो गया विद द सेडिमेंट्स, विद द सैंड सेडिमेंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, एंड नाउ इट इज ए लेक। ठीक है, लेकिन कुछ चैनल होता है, इसका कट ऑफ होता है जिससे इसको पानी मिलता रहता है, इसलिए अभी तक जो है ये मतलब लाइव है, मतलब ये जिंदा है, नहीं तो ये बंद हो जाता। ठीक है ना, ये बिल्कुल डाई ऑफ हो जाता, लेकिन ये सर्वाइव कर रहा है क्योंकि इसको पानी मिलता रहता है। सो दिस लेक जो है, इस लेक को हम क्या कहते हैं? लेगून लेक। सिमिलरली आपको तमिलनाडु में भी इस तरह की लेक मिलेगी, वहां पे लेक कोलेरू है, केरल में आपको वेम्बनाड लेक देखने को मिलेगा। सिमिलरली जैसे कि अब ये है, ठीक है, ये मान लो केरल है, अब केरल में भी यहाँ पे कर्व है, यहाँ पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। अब ये एरिया अगर एंक्लोज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लेक। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर भी पानी है, तो ये अरेबियन सी का ही पार्ट ना, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, बट ये एरिया जैसे ही, शायद आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये एरिया जैसे ही एंक्लोज हो जाएगा सेडिमेंट से, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, तो ये सेपरेट हो जाएगा मेन अरेबियन सी से, और ये एक आपका लेगून लेक बन जाता है। यहाँ पर भी आपका स्कोप है, यहाँ पर भी बन सकता है, ये देखिए यहाँ भी बन सकता है, ये पानी कट ऑफ हो जाएगा और इससे आपका एक लेक का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के कई छोटे और बड़े लेक्स पाए जाते हैं, लाइक मैंने आपको अभी बता दिया, लाइक वेम्बनाड लेक इन केरल, देन आपका जो मैंने अभी आपको बताया चिलिका लेक इज द बिगेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया विच इज फाइंड विच यू कैन फाइंड इन ओडिशा। देन आपका कोलेरू लेक तमिलनाडु में, तमिलनाडु या ओडिशा में, आंध्रा में, शायद आंध्रा में। ठीक है, तो ये सारे लेक्स आपके लेगून लेक्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, लाइक ओडिशा के जो इस एरिया के फार्मर्स होंगे, वो दे यूज द इसका जो पानी है उसको यूज करते हैं, मतलब अपनी जो नारियल की खेती करने के लिए या फिर कुछ इरिगेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें बारिश का भी पानी मिक्स हो जाता है तो इतना खारा नहीं रह जाता, तो इसीलिए जो है ये देन अपने कुछ और पर्पज के लिए भी इसको मतलब यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। देन बैक वाटर्स क्या होते हैं? बैक वाटर इज ए स्पेशलिटी ऑफ केरल। आपने केरल के बैक वाटर सुने होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन केरला। क्योंकि केरल में क्या होता है, समुद्र का पानी जो होता है ना, वहाँ पे ये जो कोस्टल एरिया है वो काफी नीचे है, काफी लो लेवल पे है। तो यहाँ पे क्या है कि कई एरियाज में, कोस्टल एरियाज में समुद्र का पानी जो है वो अंदर आ रखा है। आप वहाँ पे जैसे एलपूजा जाएंगे, केरल में कुछ सिटीज है जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, एलपूजा है, देन आपके एलिप्पी है। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल समुद्र से सटे हुए हैं। अब समुद्र का पानी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, जैसे आपने कभी डिस्कवरी पे देखा होगा, कभी किसी ना किसी प्रोग्राम में आपने जरूर देखा होगा कि वहां पे आप, जैसे हमारे यहाँ पे सड़कें होती है ना, बसेस आती हैं सड़कों पर, हम लोग खड़े रहते हैं, वहां पे आपकी शिप्स आती हैं। बच्चे, शिप है, नाव है, छोटी या बड़ी, उसके थ्रू वो अपने स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर घर के सामने, जैसे कि समुद्र का पानी जब अंदर आ रखा है, तो मान लो लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और उसके बीच से ये पानी जा रहा है नदी टाइप की, नहर टाइप का ही है, बहुत नदी तो नहीं, नहर टाइप का ही है, लेकिन उसमें समुद्र का पानी पूरा है अंदर। ठीक है, और लोगों के घर इधर किनारे किनारे बने हुए हैं, तो अगर आपको इस तरफ से उधर जाना है तो आपको फिर बोट का यूज करना पड़ेगा, हर घर में एक बोट है। तो ये, इसको हम कहते हैं बैक वाटर्स, बिकॉज समुद्र का पानी बैक आ रखा है, मतलब अंदर आ रखा है, सरफेस पे आ रखा है, तो इसको हम बैक वाटर्स ऑफ केरल कहते हैं। जो आपने सुना होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स चलती हैं जहां से इनकी इनकम होती है। केरल में मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये। तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बैक वाटर्स जो है वो मतलब एलिप्पी है, एलपूजा है, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है समुद्र का पानी आ रखा है, और इनका पूरा जो है पूरे एरिया में आप पानी पानी देख सकते हो, नदियों के फॉर्म में पानी जो है अंदर बहता है सिटी के अंदर। सिटी क्या है, मतलब टाउन्स फॉर्म में है ये। तो ये हो गया लेगून्स एंड देन आपका बैक वाटर्स। सो ड्यू टू दिस इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड कोस्ट इज वेरी इंटेंडेड। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, वेरी इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है कि मतलब स्ट्रेट नहीं है। इंटेंडेड मतलब क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा। हमारे जो कोस्टल एरिया वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, स्ट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लेगून्स और बैक वाटर्स पाए जाते हैं। The states like Kerala, Orissa, and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes. देखो केरल, ये और coastal areas states India, Kerala, Orissa, West Bengal, they have number of lagoons and lakes. Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops, coconut, etc.
सो दीज लेगून्स एंड लेक्स है ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश मतलब जो खारा पानी है इनके में, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि जब बारिश होती है तो पानी वो मिक्स हो जाता है, तो इतना भी खारा नहीं है, लेकिन इसे यूज किया जाता है फॉर फिशिंग पर्पज, फिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नदी बह रही है, समुद्र का पानी वाली नदी बह रही है और आसपास घर है, तो वो आराम से उसी में मछली पालन भी करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। देन इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, और वहाँ पे चावल की खेती होती है जहाँ पे इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर कोकोनट जो है ग्रो करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इंडिया में कितने सोर्सेज हैं। सरफेस वाटर सोर्स, जिसमें आपका मैंने लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स बताया। देन आपका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है, जो कि नदियों के पास रिच होता है। देन आपका लेगून्स एंड बैक वाटर्स। नाउ वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। देखो इंडिया को, आपको पता है कि इंडिया पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एक तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारी। देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ट होनी चाहिए, एंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वी रिक्वायर बेस्ट इरीगेशन फैसिलिटीज। तो अगर हमें अपनी कृषि को बेहतर बनाना है, उत्पादन को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास इरिगेशन बेहतर होना चाहिए, और ये हमारे पास बेहतर है क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद काफी इसमें, रेवोल्यूशन के टाइम हमने काफी इसमें डेवलपमेंट किया है। Hence, development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans. And multi-purpose river valley projects like Bhakra Nangal, देखो जब हमें आजादी मिली थी ना, तो आपको पता है कि हमारी कृषि बहुत ही पुअर स्टेट में थी। हम इंडियन फार्मर्स वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर इरिगेशन पर्पस। सो हम हमारी जैसी हमारी गवर्नमेंट बनी है, तो उनका फर्स्ट एक प्रायोरिटी थी कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एंड फॉर दैट पर्पस इरिगेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इरिगेशन को डेवलप करने के लिए हमें डैम बनाना था। ठीक है, मल्टीपर्पज जो हमारे डैम्स है, पहले तो हमारे जो डैम थे वो मल्टीपर्पज नहीं थे, उनका मेन जो था एजेंडा वो था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना या तो इरिगेशन के लिए। ठीक है, बाद में चल के हमारे डैम्स ऐसे बने जो कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बने, मॉडर्न बने, और जो कि एक ही साथ बहुत सारे पर्पज को सॉल्व करते हैं, जिन्हें हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं, लाइक भाखड़ा नंगल, हीराकुंड जो ओडिशा में, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल, नागार्जुना सागर ओडिशा में, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में। तो इन प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार ने बनाया, सो दैट इंडिया कैन अचीव, इंडिया कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन अगर हमारा डेवलप हो जाता, तो हमारी एग्रीकल्चर भी प्रॉस्परस हो जाती, एंड इसीलिए जो है डैम्स बनाए गए, एंड डैम्स वर नोन एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपको पता है, नेहरू जी ने कहा था कि डैम्स है जो है एक मंदिर के समान है, अगर डैम्स बन गए हमारे देश में, तो हमारा देश बहुत अच्छे से डेवलप कर जाएगा। इसीलिए जो है आप डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है दिन पर दिन, और हमारे लिमिटेड वाटर रिसोर्स के ऊपर जो है प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, लोगों के पीने के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी चाहिए, तो डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये जो टॉपिक है इसे हम कल करेंगे। पहले जो मैंने आपको भी पढ़ाया है उसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन मैं आपको कल बताऊंगी, कल ये टॉपिक हम करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो पाई डायग्राम है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर किसी चैप्टर में आपको डायग्राम नजर आ रहा है तो आप उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल गिव यू दिस पाई डायग्राम, एनी ऑफ द either they can give you both the pie diagrams or any one, and they can ask 3 questions based on this particular pie chart. लाइक आपसे वो पूछ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर मैक्सिमम किस सेक्टर में यूज होता है, तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में यूज होता है 92%। सिमिलरली सरफेस वाटर भी मैक्सिमम किस में यूज होता है, फॉर इरिगेशन पर्पज इन एग्रीकल्चर। So both surface water and ground water are used for agriculture purpose। बल्कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर में ही जाता है दोनों का दोनों पानी, चाहे वो भौम जल हो चाहे वो सरफेस वाटर हो। देन सेकंड नंबर पे ग्राउंड वाटर किस में जाता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एंड थर्ड नंबर पे डोमेस्टिक पर्पज के लिए। और सरफेस वाटर किस में जाता है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर के लिए जाता है, नंबर 2 पे डोमेस्टिक के लिए जाता है, नदियों का पानी मिली पीने के लिए, घर के लिए मतलब सप्लाई किया जाता है। और जो सरफेस वाटर है, ओनली 2% ऑफ द सरफेस वाटर इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। सो आप ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि इस पे की कुछ रीजनिंग वाला भी पूछ लेंगे कि मैक्सिमम क्यों कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है ना।
तो ये बायोडायग्राम जो पाई डायग्राम है ये आपके एग्जाम में आता है। तो ये आपका इतना मैंने पढ़ा दिया, कल इसके आगे का टॉपिक पढ़ा जाएगा। सो वैसे इसमें जो मैंने भी आपको बताई इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेन जो कंटेंट है ये इसके आगे के पेजेस में है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसमें कोई बहुत सॉलिड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेनली ये एक आपका वैल्यू बेस्ड टाइप का जो है आपके ये पूरा दिया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन से हैं, सोर्सेज क्या हैं, अंडरग्राउंड वाटर क्या है, लेगून क्या है, देन आपका जो बैक वाटर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इतना बस आपसे आपको अच्छे से लर्न करना है। बाकी जो मेन कंटेंट है जो 5 मार्क्स के आते हैं वो इसके आगे के चैप्टर्स आगे के पेजेस में दिए हुए हैं, जो मैं आपको कल बताऊंगी। तो जो है क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड किया करिए। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, उससे पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ।